नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के खरोरा में स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 3,91,00,000 रुपए की लागत से बने इस महाविद्यालय के परिसर में ही मुख्यमंत्री ने दानवीर दाऊ श्री राम प्रसाद देवांगन की प्रतिमा का भी अनावरण किया। आज स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन जी के नाम से महाविद्यालय भवन का लोकार्पण हुआ, जिससे आसपास के छात्र छात्राओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही विधायक जी ने यहाँ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात की और दो जो प्रमुख मार्ग है वो जो बहुत ही ख़राब हो चुका है, कठिया कोदवा, तो दोनों मार्ग के उन्नयन के लिए उन्होंने बात की, उसकी घोषणा मैंने की है। प्रदेश में कम बारिश से पिछड़ती खेती के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि जिन तहसीलों में सूखा की स्थिति है उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है। सरकार सर्वे पर नजर बनाए हुए है। सूखे के आंकलन में देरी में बीजेपी के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं किया, जबकि जशपुर में पानी कम गिरा है। सरकार हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। अभी तो 15 अगस्त भी नहीं आया। अभी अगस्त महीने की पहली तारीख को यदि घोषित किए तो इसमें अभी तो 15 अगस्त तक के भी पानी गिर जाए तो फसल, धान का फसल हो जाता है। लेकिन इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं की, जबकि जसपुर सूखा में पानी कम गिरा है। प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसमें आजादी के अमृत महोत्सव आयोजन हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घरों में तिरंगा ध्वज लगाने की अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। उन्होंने संदेश देते हुए कहा, तिरंगे में हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है और शहादत है। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ कि वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बालोद जिले के मालीघोरी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 साल के मासूम और उसके पिता की मौत हो गई। बताया गया है वह अपने बेटे को स्कूल से घर लेकर आ रहा था। इसी बीच जुझारा नाला के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। बेटा
धमतरी जिले के मरोद गांव के पास अज्ञात वाहन ने मवेशियों के झुंड पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 7 मवेशियों की मौत हो गई। घंटों तक उनका शव सड़क पर ही पड़ा रहा, जिससे नेशनल हाईवे में यातायात बाधित हुए। कुरुद पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जी, आज सुबह ये सूचना मिली कि ग्राम मरौद के नेशनल हाईवे में कुछ मवेशियों के शव मिले हैं। तो मौके पे पेट्रोलिंग पार्टी को भेज के तस्दीक कराया गया, जहां ये जानकारी प्राप्त हुई कि कुल 7 गाय जो है वहां मृत पाई गई है और एक गाय जो है घायल अवस्था में वहां पे मिली। पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा उक्त सभी मवेशियों को वहां से नेशनल हाईवे से जो है हटाया गया और उन्हें जो है पशु चिकित्सालय जो है वहाँ पे लाया गया है। इसमें अपराध कायम भी किया गया है और उनका पीएम कराया जा रहा है। और अज्ञात वाहन के खिलाफ, जैसे कि वहाँ रोड में हमने देखा है कि वाहन के ट्रैक मार्क वहाँ पे है, कोई बड़ी वाहन के द्वारा जो है इस तरह से उन्हें रौंद के जाना ऐसे पता चला है। ये घटना संभवतः रात की है क्योंकि सुबह ये हमको जानकारी मिली। राजनांदगांव के जिला जेल के एक बंदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद उसके परिजनों ने जेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उसे गलत केस में फंसाया गया है। जेल प्रशासन उन्हें मिलने भी नहीं देते थे और अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब भी परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। लापरवाही की वजह से आज मेरा भाई नहीं है ना, वो लोग ला सकते हैं क्या वापस दोबारा उसको? और ये डॉक्टर्स जब ऑपरेशन की जब ज़रूरत है उसको तो करना चाहिए ना ऑपरेशन। उसको बोला बस क्यों जा रहा है? करना चाहिए उसको ऑपरेशन ना। उसको खाने दे रहे, कोई इंसान चिड़चिड़ाएगा ही, खाएगा पिएगा नहीं तो उसको खाना चाहिए था, पीना चाहिए था। कुछ खाने पीने नहीं दिया जा रहा था उसको। आखिर में उसको आईसीयू में भर्ती। और मैं जब पुलिस वाले को नंबर दे के आई हूँ कि मेरे को कुछ भी होता है तुरंत कॉल करो करके, तो उनको करना चाहिए ना मेरे को कॉल भी नहीं किए मेरे को। जब हम लोग आए तब हमको पता चला कि वो आईसीयू में है करके, और आईसीयू में जाके पूछ रहे तो हमको सीधा बोला जा रहा है कि वो नहीं है। हाँ, विचाराधीन बंदी मोहित पटेल को के स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी होने से दिनांक 29/7/2022 को और चिकित्सक की सलाह पर शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया था। नहीं, ऐसी कोई वजह स्वास्थ्य खराब हो तभी हम भर्ती कराए गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिला जेल में डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं हो पाई? नहीं, डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है ना। कौन से मामले में? और 376 के मामले में अंदर था। ऐसा क्या हो गया सर जो उसको एडमिट करना पड़ा, कुछ खास? हाँ, पेट दर्द की शिकायत कर रहा था, इसलिए अपन जो है हॉस्पिटल भेजे थे। 2-3 बार दिखा भी चुके हैं। इसके पहले भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी क्या सर? नहीं, 1-2 दिन पहले उसको दिखाए थे। अब अपन क्या उम्र हो गई सर कैदी? लगभग 20 साल। राजधानी रायपुर में फिर एक बार निजी कंपनी में काम करने वाले युवक द्वारा कंपनी की संपत्ति गबन किए जाने का मामला सामने आया है। मामला रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र का है, जहां ट्रांसपोर्टर कंपनी में अकाउंटेंट पद पर काम करने वाले युवक ने कंपनी के 47 लाख रुपए गबन कर लिए और जब कंपनी द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई तब उन्हें गबन की जानकारी हुई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर कंपनी के मालिक ने इसकी शिकायत खमतराई थाने में दर्ज कराई है। मामले की पुष्टि करते हुए रायपुर शहर एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि प्रार्थी की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। थाना खमतराई में एक 308 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। लगभग 47 लाख रुपए का गबन किया गया है। आरोपी द्वारा सामान पहुंचाने को लेकर के उसमें अपने अकाउंटेंट जो पद में था उसका लाभ लेकर के इसमें गबन का मामला सामने आया है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां SECL महान कोयला खदान के दुप्पी चौरा क्षेत्रों में अवैध कोल तस्कर सक्रिय है। बलरामपुर जिले के सीमावर्ती इलाके से कोल तस्कर रोजाना सूरजपुर जिले से होकर दूसरे जिले के कोल डिपो और राज्यों में ट्रकों के माध्यम से अवैध कोयला खपाने में जुटे हुए हैं। प्रतापपुर पुलिस ने अवैध कोल परिवहन करते एक ट्रक को पकड़कर 2 लाख रुपए कीमत के 28 टन कोयला के साथ ट्रक को जब्त किया है। वहीं ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर की पुलिस बलरामपुर से निकलने वाली कोयले का कि आपको अच्छा नहीं लगेगा करके
पर रियल में सूरजपुर का सरहदी बोलोगे सूरजपुर से इसमें सूरजपुर ज़िले में कोयले के खिलाफ या अवैध जो भी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ लगातार जो है कड़ाई के साथ कार्रवाई करने के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान जो है कुछ सरहदी क्षेत्रों में सूचनाएं प्राप्त हुई, जिस पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग जो है 10 गाड़ियों पे इस 15 दिन के अंदर जो है कार्रवाई की है। और ये हालांकि लगभग जो है हमारा प्रतापपुर जो थाना क्षेत्र है उससे 20 किलोमीटर दूर का एरिया पड़ता है और रात में जो है बहुत कठिन स्थितियां होती है, फिर भी जो है सूचनाओं को हमारे थाना प्रभारी तत्परता के साथ लेते हुए और गंभीरता के साथ लेते हुए कार्रवाई की है और निस्संदेह जो है प्रशंसा योग्य है। और लगातार जो है थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कतई जो है कोई भी अवैध गतिविधियाँ संचालित ना हो, उस पर कड़ाई के साथ कार्रवाई की जाए। और बाकी सभी ज़िले जो है अभी ज़िले के सभी बाकी थाना क्षेत्र हैं ऐसी कोई सूचनाएं जो है प्राप्त नहीं हो रही, पर जब सूचनाएं जो है मिलती है पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई करे। राजनांदगांव शहर की बेटी ने एक नया कीर्तिमान रचा है और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वंशिका पांडे को छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का गौरव प्राप्त हुआ। राजनांदगांव में पली बढ़ी वंशिका को 30 जुलाई को चेन्नई स्थित प्रशिक्षण अकादमी की पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की पदवी से विभूषित किया गया। वहीं इसके बाद राजनांदगांव शहर आगमन पर लोगों ने वंशिका पांडे का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ की यात्रा की आपकी ट्रेनिंग रही और कैसे आपको फील किया? जैसे कि मैंने अभी आप सबको बताया कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 11 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे कैडेट ऑफिसर में तब्दील होता है। काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। आपको बहुत सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेंटल स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करके आप अंतिम पक के पार पहुँच पाते हैं। आप एक इंजीनियर की ट्रेंड है, तो ये इस फील्ड में जाने के लिए आपकी सोच कहाँ से आई और कैसे इस फील्ड में आए? मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है जबलपुर से। तो जबलपुर एक काफ़ी सारे वहाँ कैंट एरिया और सेंटर है, तो वहाँ से मुझे पहली बार एक रिफ्लेक्शन मिला आर्मी लाइफ के बारे में। तो कहीं ना कहीं तब एक मन में था कि इस फील्ड में भी जाया जा सकता है, और जब मौका मिला तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई किया और भगवान की दया से मैं सफलतापूर्वक उस चीज़ को कर भी पाई। इसको मानते सफलता का पूरा श्रेय? इसका श्रेय बिल्कुल मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन को जाता है कि हर मोड़ पे, हर फैसले में, हर बड़े फैसले में लोगों ने मेरा साथ दिया। जहाँ पे मैं कंफ्यूज हुई, जहाँ पे मैं थकी, वापस उन्होंने उठा करके मुझे खड़ा किया। मेरे फादर मिस्टर अजय पांडे, मदर मिसेस सरला पांडे एंड माय सिस्टर मिसेस मानसी मिश्रा, लेफ्टिनेंट वंशिका पांडे। जैसे जैसे ये बोलते गई, करते गए, हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। लेकिन हाँ, पूरा परिवार 11 महीने के प्रत्येक दिन सवेरे से शाम तक इसके फ़ोन का वेट करता था कि इसका दिन कैसा बीता, क्या बीता, पर वहाँ फ़ोन अवेलेबल नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल से कभी कोई फ़ोन मिलता था हफ्ते में एक आध बार, तो उसका हम लोग सब बड़े उससे इंतज़ार करते थे, कुशल क्षेम लेते थे और इसका उत्साहवर्धन करते थे। बचपन से तो मैं देखते हैं एक अलग किस्म की ही थी और मेरे को हमेशा ही लगता था कि कुछ अलग करेगी करके, और वास्तव में उसने देश सेवा का जो मार्ग चुना है ये तो अद्वितीय है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस मार्ग को चुना और आज इस मुकाम पे पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर में बसे जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक और इससे लगे आसपास के गांव को नागलोक के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे के किनारे स्थित तपकरा और इसके आसपास के गांव में किंग कोबरा, करेत और ग्रीन पिट वाइपर जैसे विशेल सर्प पाए जाते हैं, इसलिए इस इलाके को नागलोक के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में सर्प दंश से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। जशपुर जिले के फरसाबहार ब्लॉक और इससे लगे आसपास के गांव सांपों के लिए प्रसिद्ध हैं। इलाके में रेस्क्यू करने वाले शिक्षक और सांपों के विशेषज्ञ कैसर हुसैन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 29 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। उनमें से 80% सांप जशपुर जिले में ही पाए जाते हैं। जशपुर जिले में सांपों को लेकर अब तक कोई सर्वे नहीं किया गया है।
अगर सर्वे हो तो और भी प्रजातियों के सांप मिल सकते हैं। कैसर हुसैन ने बताया कि क्षेत्र की भुरभुरी मिट्टी और आर्द्र जलवायु सांपों के प्रजनन और भोजन के लिए आदर्श भौगोलिक स्थिति है। यही वजह है कि नागलोक के रूप में यह स्थान ख्याति प्राप्त कर रहा है। बहुत सारे प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख कॉमन क्रेथ है, जिसके ही शिकार होकर लोग यहाँ अपनी जान गंवा रहे हैं। और इस घटना के पीछे सबसे मुख्य वजह यह है कि लोग यहाँ ज़मीन में सोने के कारण सर्पदंश के शिकार हो रहे हैं, और जब सर्पदंश हो जाता है तो झाड़ फूँक कराना ही सबसे मुख्य वजह है यहाँ के लोगों की जान जाने की। सांप प्राय यहाँ रात्रिकालीन जो पाए जाते हैं, अधिकांश रात को जहरीले सांप ही निकलते हैं। उसमें कॉमन क्रेथ है, बैंडेड क्रेथ है और नाग है। और जसपुर के पूरे नहीं, कुछ इलाके जैसे कि मनोरा और बगीचा विकासखंड में रसल वाइपर पाए जाते हैं, और ग्रीन पिट वाइपर है, सो स्किल्ड रसल वाइपर है। इनकी संख्या कम है। और बिन जहर के सांपों में यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सांप हैं रेड स्नेक यानी धमना। और जसपुर छत्तीसगढ़ में अलग पहचान इसलिए बना पाया है क्योंकि जसपुर में सांपों की सबसे ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। अभी 29 प्रजाति जसपुर में पाई जा रही है। क्षेत्र में विषधर सांपों की संख्या अधिक है। वहीं विचित्र प्रजाति के सांप ग्रीन पीट पाइपर, सरीसृप प्रजाति के जीव ग्रीन कैमिलियन, सतपुड़ा लेपर्ड लिजर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं। ग्रीन पीट वाइपर वह सांप है जो छत्तीसगढ़ के अलावा केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस सांप का विष कोबरा की अपेक्षा धीमा असर करता है। इस सांप का उल्लेख हॉलीवुड की प्रसिद्ध श्रृंखला हैरी पॉटर की फिल्मों में भी किया गया है। 3 माह पहले हमने एसपी साहब को चिट्ठी लिख के एक जानकारी मांगी गई थी कि विगत 2 वर्षों में सर्पदंश से कितनी घटनाएं हुई हैं। तो वहाँ से हमें 1 जुलाई को वहाँ से हमको आवेदन हमको रिप्लाई प्राप्त हुई है पुलिस अधीक्षक जसपुर से। रिप्लाई के आधार पे उनका जो लेटर क्रमांक है उनके आधार पे 2 साल में 94 लोगों की इसमें सर्पदंश की घटनाएं हुई हैं, जिसमें इनकी जान गई है। 94 2 साल में ये डाटा मिला है हमें। लोगों को जागरूक, जैसे हमने भी 1.5 महीना पहले एक रथ यात्रा चालू किया था, क्योंकि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है और लोगों को यहाँ पे ज़मीन में सोने की परंपरा भी रही है। तो हाथी के साथ साथ हमने सर्पदंश और सांप की घटनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। उनसे अपील किए थे कि आप किसी भी स्थिति में न बच्चों को, न बूढ़ों को, न जवानों, कोई भी ज़मीन में ना सोए और मच्छरदानी लगा के सोएं। और जब सर्पदंश की घटनाएँ होती हैं तो तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या नज़दीकी चिकित्सा केंद्र या जिला के स्वास्थ्य केंद्र में आप तत्काल बिना विलम्ब के वहाँ पहुँचें। अनावश्यक किसी भी प्रकार के असंवैधानिक जो उपचारित पद्धति है उसको ना अपनाएं। जशपुर जिले में रेंगती मौत के शिकार कई लोग हुए हैं। नागलोक के रूप में पहचान बना चुके जशपुर जिले में सर्पदंश से पिछले 2 सालों में 94 मौतें हुई हैं। सर्पदंश से अधिकांश मौतें पीड़ित को समय पर मेडिकल सहायता न मिलने की वजह से होती हैं। जागरूकता की कमी से लोग सर्पदंश पीड़ित को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक और जड़ी बूटी से इलाज भी कराते हैं। इससे जहर शरीर में फैल जाता है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें आत्मीयता व सार्थकता के साथ याद करने के लिए राजधानी रायपुर में एक कथा गोष्ठी आयोजित किया गया। इस गोष्ठी में कथाकार जया जादवानी और हरि भटनागर अपनी कहानियों का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आलोचक जयप्रकाश ने किया और कहानियों पर टिप्पणी कथाकार आनंद बहादुर ने किया। प्रेमचंद का देश कल आजकल विषय पर युवा आलोचक भुवाल सिंह का व्याख्यान भी हुआ। बताया जाता है कि प्रेमचंद के रचनात्मक अवधान को स्मरण करने के लिए उनकी जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसी श्रृंखला में पूरे देश भर में तमाम आयोजन हो रहा है। रायपुर में भी जन संस्कृति मंच ने आयोजन किया और यहाँ प्रेमचंद पर एक विमर्श, प्रेमचंद के अलावा प्रेमचंद की परंपरा में जो कहानी विकसित हुए उनका भी स्मरण किया जा रहा है। प्रेमचंद के रचनात्मक अवदान को स्मरण करने के लिए उनकी जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। तो उसी श्रृंखला में पूरे देश भर में तमाम जो आयोजन हो रहे हैं, यहाँ रायपुर में भी जन संस्कृति मंच ने ये आयोजन किया है और यहाँ प्रेमचंद पर एक विमर्श, प्रेमचंद के अलावा
प्रेमचंद की परंपरा में जो कहानियाँ विकसित हुई हैं उनका भी स्मरण यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके अलावा दो जो कहानीकार हैं उनकी कहानियों का पाठ और उन पर बातचीत है। राजधानी रायपुर में जनधारा मल्टीमीडिया के जनमंच थिएटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस वर्कशॉप में एआई से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्कशॉप में खास मेहमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अतिंद्र सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों और नुकसान के बारे में बताया। कार्यक्रम के दौरान जनधारा मल्टीमीडिया के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र भी मौजूद रहे। आपने साइंस फिक्शन पर रिलेटेड बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, वहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन फिल्मों को हकीकत में बदलने की ठान लेते हैं। इसी तरह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जो इस तरह से कह सकते हैं हम कि यह एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर का उन्नत रूप होता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस फील्ड पर 15 सालों से काम कर रहे हैं, अतिंद्र सिंह जी। आज उनसे जानते हैं कि यह क्या होता है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एआई होता क्या है। जी, आज मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि अगर हम मशीन से पूछें कि तुम्हारे पास जैसे बहुत सारा डेटा आ गया है, अब इस डेटा को एनालाइज करके एक डिसीजन ले सकते हो कि नहीं, ये कैपेबिलिटी मशीन के पास आना, उसको ये सिखाना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल रूप से एक सिद्धांत रहा है। क्या मशीन अपने आप डिसीजन ले सकती है कि नहीं। आपने 5 अलग अलग देशों में काम किया है, आखिर भारत वापस आने की क्या वजह रही है। जी, मैं हमेशा से ये मुझे विश्वास था कि हम हिंदुस्तान में अगर अब कुछ नई टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, यहाँ काम करते हैं, बढ़ते हैं, तो ग्रोथ और सक्सेस और जो है यहाँ पे बहुत मिलने वाली है इस फील्ड को। तो आज से 15 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, जानते नहीं थे, लेकिन मैंने ये उस समय रिस्क लिया और मैं इंडिया आया पढ़ाई करके, और पिछले 13 साल से मैं इंडिया में ही अलग अलग कंपनियों में काम करके, बीच में मैंने अपनी भी कंपनी बनाई थी, उसमें भी जो है एआई का यूज़ किया। कोशिश हमेशा यही रही कि ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जो लोगों के काम आ सकें, और इस फील्ड में काम करते करते हम और ऐसे इंजीनियर्स को एक्सपीरियंस और प्रोत्साहन दे सकें जो आगे जाके एआई पे और ज़्यादा गहरा काम करें। इंडिया में भी अब एआई को लेकर काफ़ी जागरूकता हुई है। लोग चाहते हैं या स्टूडेंट चाहते हैं कि हम इस फील्ड पे पढ़ें, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए इस फील्ड पे। अब आज की डेट में एआई और उस पर जुड़े हुए टॉपिक्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं कि एआई में जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूं, फिर उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग के और भी बहुत सारे डिवीजन हो जाते हैं। ये इस मूल रूप से इनमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि एआई भविष्य में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, लेकिन इसका दुरुपयोग अभी किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आती है तो उसका उपयोग और उसका दुरुपयोग दोनों ही दोनों ही पॉसिबल हैं। एआई है, लेकिन जिस तरह से इसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि ये भविष्य में खतरनाक हो सकता है, दुनिया ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी अभी कहा था कि ये हम बना तो रहे हैं लेकिन फ्यूचर में ये हमें ही ख़त्म कर देगा। इस पर आपके क्या विचार हैं। देखिए, ऐसा भविष्य बहुत दूर है, और एआई इस समय एक नवजात शिशु की तरह है, मेरा ये मानना है। जैसे एक बच्चे को आप ए बी और सी बोलेंगे और यही बताएंगे कि उस सी के बाद डी आता है, वो उसी को सच मान लेता है। एआई भी आज की डेट में अगर आप ये समझाएंगे एआई को कि ए बी डी और उसके बाद सी आएगा तो एआई मान लेगा। तो इतनी क्षमता नहीं है एआई में अभी कि सही और गलत में मनुष्य के लेवल का सेपरेशन वो कर पाए। अभी
अभी हम बहुत दूर हैं पूरी सृष्टि के नाश से। हाँ, जहाँ तक मूवीज़ का ताल्लुक़ है, देखिए ये सब मनोरंजन के साधन हैं और जो भी मूवीज़ बनाते हैं उनकी इमेजिनेशन कहीं भी दौड़ सकती है। जहाँ पे मूवीज़ ऐसी बनती हैं जहाँ पे मतलब पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसी भी मूवीज़ बनती हैं जहाँ पे आपको नए-नए टेक्नोलॉजी के नए-नए यूसेज दिखाए जाते हैं। जैसे कि जब 1970 में स्टार ट्रेक जैसी पिक्चरें आई थीं, तो वीडियो कॉलिंग उस समय पहली बार दिखाई गई थी। बट आप खुद देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग मेरे ख्याल में हाल के 5 से 8 सालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि साइंस भी मूवी से इंस्पिरेशन लेता है। देखिए साइंस जो है वो इमेजिनेशन को कन्वर्ट कर देता है रियलिटी में। तो इमेजिन करना अक्सर जो है आर्टिस्ट का काम होता है और वो ये काम बहुत बखूबी निभा पाते हैं। और साइंटिस्ट का काम होता है या इंजीनियर का काम होता है कि ऐसी इमेजिनेशन को एक रियल प्रोडक्ट में लेके आने की, जिसमें कई सालों की मेहनत लगती है। सत्येंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।